हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। क्लास 11 का ये एक चैप्टर है जो नीट एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये जो वीडियो होगी वन शॉट होगी, इसको हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, वन शॉट का मतलब ये नहीं है कि हम जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे, और मैं गारंटी देता हूँ कि जब आप इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे या नीट के पीवाईक्यूज करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस होती क्या है। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें क्या करा जाता है, इनऑर्गेनिक CO2 को कन्वर्ट करा जाता है ऑर्गेनिक शुगर में। अगर आप इस की इक्वेशन लिखना चाहे तो क्या होगा कि CO2 को हम यूज़ करेंगे और उससे बनाएंगे क्या, शुगर। अब ये शुगर बनाने का जो प्रोसेस होगा इसमें होती है रिडक्शन। रिडक्शन क्यों होती है? क्योंकि रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये रिडक्शन का मतलब होता है। और आप यहाँ पे देखो CO2 है, यहाँ पे क्या है, शुगर है जिसमें हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे रिडक्शन होती है। अब फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत क्या है, या हम कहें इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत क्या है? जो फोटोसिंथेसिस है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं उन सब को फोटोसिंथेसिस क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इनमें ह्यूमंस भी इंक्लूडेड है, यानी एनिमल्स में जिनको न्यूट्रिशन दिया जाता है उनमें ह्यूमंस भी इंक्लूडेड है। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बेसिक पॉइंट्स की कि इसके क्या क्या बेसिक पॉइंट्स हैं। तो बेसिक पॉइंट में सबसे पहले आप देख सकते हो क्या कि फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड करती है ऑर्गेनिक फूड जैसे ग्लूकोज। ठीक है, ये एक रिडक्शनल प्रोसेस है। रिडक्शनल प्रोसेस यानी यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। साथ ही साथ ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब है कि यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमें किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे अगर हमें फोटोसिंथेसिस करानी है तो हमें हाइड्रोजन की भी ज़रूरत है, क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन होगा तभी कार्बन डाइऑक्साइड शुगर में बदलेगी। उसके बाद सोर्स ऑफ फूड है और सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है। अभी आप फोटोसिंथेसिस में पढ़ोगे कि जब शुगर बनती है या शुगर बनाने का जो भी प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का भी फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? ऑक्सीजन का भी फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आप देखो फोटोसिंथेसिस दो चीज़ें कर रही है क्या, एक तो फूड भी बना रही है और साथ साथ ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी कर रही है। सिक्स्थ एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। फिजिको केमिकल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? फिजिको केमिकल का प्रोसेस का मतलब होता है कि यहाँ पे दो इवेंट होंगे, एक फिजिकल इवेंट और एक होगा केमिकल इवेंट। ठीक है, अब इसमें फिजिको केमिकल में क्या चीज़ फिजिकल है, क्या चीज़ केमिकल है? देखिए, लीफ है, कोई लीफ के ऊपर लाइट फॉल होगी, लाइट को एब्जॉर्ब करा जाएगा, तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है। और जो लाइट एब्जॉर्ब होगी उसको यूज़ करा जाएगा खाना बनाने के लिए या फूड बनाने के लिए या ग्लूकोज बनाने के लिए बोल सकते हो, तो वो एक केमिकल प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या है, फिजिको केमिकल प्रोसेस है। अब जैसे हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन, तो अभी हम थोड़ा न्यूट्रिशन पे पहले जाते हैं कि न्यूट्रिशन होता कितने तरीके का है। देखिए, मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और ये मान के चल रहा हूँ कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो आप क्या करना, आप इसके बाद एक बार बस एनसीईआरटी रीड कर लेना, आपका पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने क्या बात करी, मैंने बोला कि अब हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे। तो न्यूट्रिशन आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, दो तरीके का होता है, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें प्लांट क्या करता है, खुद खाना बनाता है। हेटरोट्रॉपिक क्या होता है कि फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे हम डिपेंड होते हैं। जैसे जितने भी हेटरोट्रॉपिक एनिमल्स होते हैं वो फूड के लिए प्लांट पे डिपेंड होते हैं। किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट पे। तो ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या है? अगर हम ऑटोट्रॉपिक की मतलब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि CO2, इन्वायरमेंट में जो इनऑर्गेनिक CO2 गैस है उसको यूज करके एक ऑर्गेनिक फूड बनाया जा रहा है जो कि क्या है, ग्लूकोज है। अब आप देखो यहाँ पे CO2 से ग्लूकोज बन रहा है, तो इस प्रोसेस के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए? इस प्रोसेस के लिए मेरे को चाहिए एक तो हाइड्रोजन और एक चाहिए मेरे को एनर्जी। तो अब ये हाइड्रोजन कहाँ से आएगा और ये एनर्जी कहाँ से आएगी, इसके बेसिस पे भी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन डिवाइड होता है। अब हम बात करते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कहाँ से आ रही है। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स में और फोटो ऑटोट्रॉप्स में।
कीमो ऑटोट्रॉप्स में जैसे आप देख सकते हो, कीमो का मतलब होता है केमिकल, ठीक है। ऑटोट्रॉप मतलब अपने आप CO2 को ग्लूकोज में बदलना। फोटो ऑटोट्रॉप, फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी यहाँ पे लाइट का यूज करके CO2 को किस में बदला जाएगा, ग्लूकोज में। तो कीमो ऑटोट्रॉप में होता है क्या है समझिए, ये मान लीजिए एक सेल है और क्या होता है, ये एक सेल है, ये सेल अपनी सरफेस पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कराती है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, आपने पढ़े होंगे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जिसमें आप एक पढ़ते हो नाइट्रोसोमोनाज, नाइट्रोकोकस। तो क्या होता है कि नाइट्रोसोमोनाज जो होता है बेसिकली अमोनियम आयन को NH4+ को कन्वर्ट करता है NO2 नेगेटिव में। इतना समझ आया? ये आप वैसे रिएक्शन पढ़ चुके हो किसमें, आप मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे ये फिनोमिना होता है कि नाइट्रोसोमोनाज अमोनियम आयन को कन्वर्ट करता है नाइट्राइल में। अब यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हुआ, कहाँ हुआ है, इस सेल की सरफेस पे। अब ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ रिलीज होती है एनर्जी, और उस एनर्जी को ये जो सेल होता है ये ट्रैप कर लेता है, या ये कह सकते हो कि ये जो बेसिकली एनर्जी रिलीज होती है इसको पकड़ लिया जाता है, और उसके बाद इस एनर्जी से ATP बनाई जाती है, इस एनर्जी से ATP बनाई जाती है, और इस ATP से फिर शुगर बनाया जाता है। समझ में आ गया? एक बार रीड कर लेते हैं। आउटसाइड सेल ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एनर्जी रिलीज, सेल के बाहर ऑक्सीडेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, जिसको यूज करके जो सेल है वो ATP बनाती है। इस ATP को यूज करा जाता है शुगर बनाने में। इस ATP को कहाँ यूज करा जाता है, शुगर बनाने में। एग्जाम्पल क्या है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जैसे नाइट्रोसोमोनाज, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसिस्टिस, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। अब हम आते हैं फोटो ऑटोट्रॉप पे। फोटो ऑटोट्रॉप मैंने बताया कि यहाँ पे लाइट का यूज होता है, और इस चैप्टर में बेसिकली आप फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में ही पढ़ रहे हो एक तरीके से। तो यहाँ पे लाइट का यूज होता है। लाइट का यूज होता है कैसे है, जो लाइट आती है या हम कहें जो सनलाइट होती है उसको ट्रैप कर लेते हैं प्लांट्स, और उसको यूज करके ATP बनाते हैं। सनलाइट को यूज करके ATP बनाते हैं, और इस ATP से फिर ग्लूकोज बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखो ATP बनाने का सोर्स क्या है, ATP बनाने का यहाँ सोर्स है लाइट, यहाँ केमिकल रिएक्शन। तो ये कीमो ऑटोट्रॉप और ये फोटो ऑटोट्रॉप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फोटो ऑटोट्रॉप को किन दो पार्ट में डिवाइड करा जाता है। अब हम बात करते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स की। तो फोटो ऑटोट्रॉप्स को किस बेसिस पे डिवाइड करा जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ, यहां मैं लिख देता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन कहां से आ रहा है। क्योंकि अभी मैंने आपको प्रीवियस पेज में बताया था कि अगर हमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन चाहिए तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एनर्जी और हाइड्रोजन। एनर्जी के बेसिस पे हमने पढ़ लिया ऑटोट्रॉप दो तरीके के होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप, फोटो ऑटोट्रॉप। हाइड्रोजन के बेस पे बात करते हैं तो हाइड्रोजन के बेस पे जो फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक। अब इनका मतलब क्या है, इनका देखिए मतलब ये है, ऑक्सीजेनिक यानी जहां से ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा हो, जहां से ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा हो। तो ऑक्सीजन कहां से प्रोड्यूस होगा आप बता सकते हो, जब वाटर टूटता है तब ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। जब वाटर टूटता है तब ऑक्सीजन बनता है। तो ऑक्सीजेनिक में जो सोर्स ऑफ हाइड्रोजन होगा क्या होगा, ऑक्सीजेनिक न्यूट्रिशन में, या कह सकते हो ऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में सोर्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, वाटर होगा, क्योंकि वाटर टूटेगा तभी ऑक्सीजन बनेगा। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन, सॉरी H2O यानी वाटर है। और यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होता है एज अ बाई प्रोडक्ट, इसलिए इसको ऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब आ जाते हैं एनऑक्सीजेनिक न्यूट्रिशन पे। एनऑक्सीजेनिक न्यूट्रिशन में जो सोर्स ऑफ हाइड्रोजन होगा वो अदर देन H2O होगा, यानी वाटर को छोड़ के कुछ और हो सकता है। क्या हो सकता है, H2OS हो सकता है, क्या हो सकता है, H2S हो सकता है, ठीक है। अब ये जो एन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, सॉरी आप ये कह सकते हो ये जो एन ऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जो एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनके अंदर कुछ पिगमेंट्स देखे जाते हैं। दो पिगमेंट्स आपको पता होने चाहिए कौन कौन से, एक होता है बैक्टीरियोफिल जो कि ग्रीन कलर का होता है, कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, और एक होता है बैक्टीरियोपर्प्यूरिन जो कि पर्पल कलर का होता है।
यहाँ पे मेरे मुंह से बैक्टीरिया इसलिए निकल गया था क्योंकि जो एनऑक्सीजेनिक फोटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है ये ज़्यादातर बैक्टीरियाज में देखा जाता है, ठीक है, तो वो भी सही है। अब हम इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स पे मूव करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हुए और उनसे क्या क्या चीज़ें पता चली, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्रूफ्स क्या क्या होते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए प्रूफ्स होता है कि पहला स्टार्च बन रहा हो और दूसरा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा हो। ये दो चीज़ें बताती हैं कि किसी भी प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रही है या नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं वेजिटेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट का। किसका? वेजिटेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट का, जो आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हो। अब सबसे पहले बात हम करते हैं कि वेजिटेटेड लीफ होती क्या है। वेजिटेटेड लीफ ये होती है कि जिसमें मान लीजिए कुछ पार्ट ग्रीन हो, कुछ पार्ट येलो हो, ठीक है। जैसे आप मनी प्लांट का पार्ट देखेंगे, मनी प्लांट की लीफ देखेंगे, वो वेजिटेटेड होती है क्योंकि कुछ पार्ट ग्रीन होता है, कुछ पार्ट क्या होता है उसका येलो होता है। सम एरिया इज ग्रीन और सम इज लेस ग्रीन, मैंने बता ही दिया, मतलब ग्रीन येलो कर सकते हो। तो इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, जब हमने एक वेजिटेटेड लीफ को, यानी प्लांट की जो भी लीफ थी, मनी प्लांट की एक लीफ ली और उसको हमने सबसे पहले डार्क में रखा। डार्क में रखा मतलब उसको हमने अंधेरे में रखा ताकि जो भी स्टार्च पहले बन चुका है, ठीक है, वो क्या हो जाए, सारा कंज्यूम हो जाए, सारा खत्म हो जाए उस लीफ के द्वारा। ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करा, उस लीफ को सनलाइट में रख दिया। कहाँ रख दिया? सनलाइट में रख दिया। अब सनलाइट में रखा तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है। हमने ये देखा, क्या देखा, कि जो ग्रीन एरिया है, जो लीफ का ग्रीन एरिया है, वहीं पे स्टार्च बन रहा है। वहीं पे क्या हो रहा है? स्टार्च बन रहा है। अब ये हमने कैसे पता करा? इसके लिए एक आयोडीन टेस्ट होता है जो आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, ठीक है। सिर्फ ये याद रखो कि ग्रीन एरिया में स्टार्च का टेस्ट पॉजिटिव आया, यानी वहाँ पे स्टार्च बन रहा था। तो हमने ये कहा कि जो ग्रीन पार्ट है इस लीफ का वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। नेक्स्ट आता है वैन मॉल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। जैसे इस एक्सपेरिमेंट का नाम है हाफ लीफ, इसमें होता क्या है, इसमें हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। क्या करते हैं? टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसके अंदर एक कॉटन डाल देते हैं। और ये जो कॉटन होता है ना, इसको हम पहले KOH में भिगो देते हैं। क्या करते हैं कि हम मान लीजिए ये मैंने एक कॉटन ली, इसको मैंने पहले एक KOH के सॉल्यूशन में भिगो दिया, फिर मैंने वहां से निकाला और इस टेस्ट ट्यूब में धर दिया। अब ये KOH का काम क्या होता है, आपने अगर केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो वहां पे बताया जाता है कि जो KOH होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमने इसके अंदर कॉटन रख दिया जो KOH में डूबा हुआ था, यानी गीला है KOH से, और हमने क्या करा, आधी लीफ, हाफ लीफ को इस टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा और आधी लीफ को इस टेस्ट ट्यूब के बाहर रखा, ठीक है। और इस टेस्ट ट्यूब को क्या करा, ढक दिया, इस टेस्ट ट्यूब को ढक दिया। तो हमने क्या चीजें ऑब्जर्व करी, हमने कुछ चीजें ऑब्जर्व करी। क्या थी वो पार्ट विच इज इनसाइड टेस्ट ट्यूब, वो पार्ट जो टेस्ट ट्यूब के कहाँ था, अंदर था, उसको CO2 नहीं मिलेगी। CO2 क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये कॉटन जो KOH में डूबा हुआ है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो प्लांट की जो लीफ है जो इसके अंदर है उसको CO2 नहीं मिलेगी। तो CO2 नहीं मिल रही तो वहां पे स्टार्च नहीं बन रहा, क्योंकि स्टार्च बनाने के लिए CO2 चाहिए, क्योंकि CO2 ही तो शुगर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं बाहर वाले हिस्से की। पार्ट नॉट इन जार, वो पार्ट जो जार में नहीं है या कहो टेस्ट ट्यूब में नहीं है, उसको तो CO2 मिल रहा है, उसको CO2 मिल रहा है तो वो स्टार्च को बना रहा है। सो ये दोनों एक्सपेरिमेंट तो आप 9th 10th क्लास में पढ़ते हो। अब मेन एक्सपेरिमेंट्स आते हैं जो क्लास 11th में दिए गए हैं। कौन से? सबसे पहला आता है बेल जार एक्सपेरिमेंट। इन एक्सपेरिमेंट में मैं आपको बता दूं क्या याद रखना है। इन एक्सपेरिमेंट में आपको नाम से याद रखने हैं साइंटिस्ट के और इनकी क्या ऑब्जर्वेशन थी, बस यही चीज़ें याद रखनी है। तो उन्हें मैं हाइलाइटर से मार्क भी करता चलूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेल जार एक्सपेरिमेंट की। किसने करा था बेल जार एक्सपेरिमेंट? बेल जार एक्सपेरिमेंट करा था जोसेफ प्रिस्टले ने। किसने करा था? जोसेफ प्रिस्टले ने। अब एक और चीज पूछी जाती है कि जोसेफ प्रिस्टले ने बेल जार एक्सपेरिमेंट करा था, साथ ही साथ और क्या करा था? इन्होंने ऑक्सीजन डिस्कवर करी थी। क्या डिस्कवर करी थी? ऑक्सीजन डिस्कवर करी थी। और ये जो मैं रेड मार्कर से मार्क कर रहा हूं ये नीट एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट में करा क्या?
इन्होंने क्या करा, एक समझ लीजिए बेलजार एक्सपेरिमेंट में एक जार लिया और उसके अंदर एक माउस रखा और एक कैंडल जला दी, एक माउस रखा और एक कैंडल जला दी। फिर उन्होंने कुछ समय बाद देखा या कुछ टाइम बाद देखा कि जो चूहा है वो भी मर गया और जो कैंडल है वो भी क्या हो गई, एक्सटिंग्यूश हो गई। एक्सटिंग्यूश का मतलब होता है बुझ जाना। क्या मतलब होता है, बुझ जाना। ठीक है, इन्होंने पहले ये करा। अब इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने इस चूहे और इस कैंडल के साथ साथ इस बेल जार में एक मिंट प्लांट रख दिया। मिंट प्लांट समझते हो? मिंट प्लांट को हमने यहाँ पे क्यों रखा, क्योंकि मिंट प्लांट कम लाइट में भी फोटोसिंथेसिस करता है। मिंट प्लांट जो होता है कम लाइट में भी फोटोसिंथेसिस करता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे मिंट प्लांट रख दिया। ठीक है, अब जब हमने यहाँ पे मिंट प्लांट रखा और कुछ समय बाद ऑब्जर्व करा तो हमने देखा कि सब चीजें ठीक ठाक है। चूहा भी जिंदा है, मोमबत्ती भी जल रही है और प्लांट भी ठीक ठाक हालत में है। ठीक है, तो यहां से इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, ये आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है नीट एग्जामिनेशन में कि इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला। तो इन्होंने जो कंक्लूजन निकाला वो ये था कि जो मिंट प्लांट है वो रिस्टोर कर रहा है एयर क्वालिटी को, विच इज वाज डिस्ट्रॉयड बाय द माइस एंड कैंडल। दोबारा इस स्टेटमेंट को रीड करिए। इन्होंने क्या कहा कि जो मिंट प्लांट है वो रिस्टोर करता है एयर क्वालिटी को। किसको? एयर क्वालिटी को, जिसे खराब कर दिया जा रहा था माइस और कैंडल की वजह से। क्योंकि आपको पता है कि कैंडल की बर्निंग के लिए एयर में ऑक्सीजन होनी चाहिए और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके सर्वाइवल के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये दोनों मिलके सारी ऑक्सीजन खत्म कर देते हैं। ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, उसके बाद चूहा भी मर जाता है और मोमबत्ती भी बुझ जाती है जब मिंट प्लांट नहीं होता। लेकिन जब मिंट प्लांट होता है तो जो ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय हुई थी वो वापस रीस्टोर हो जाती है। तो अभी यहाँ पे ये चीज डिस्कवर नहीं हुई कि ऑक्सीजन जरूरी है या नहीं है, या ऑक्सीजन बन रही है या नहीं बन रही। तो अभी इन्होंने सिर्फ ये बात करी कि जो मिंट प्लांट है वो एयर क्वालिटी को रीस्टोर कर देता है, जिसे माइस एंड कैंडल द्वारा डिस्ट्रॉय करा जाता है। ठीक है, सो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो कि इन्होंने प्रूफ करा था। क्या प्रूफ करा था? कि एयर की क्या जरूरत होती है किसी भी प्लांट की ग्रोथ में। क्योंकि यहाँ पे एयर क्वालिटी तो तभी रिस्टोर हो रही है ना कि जब प्लांट एयर के साथ कुछ कर रहा होगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा था, एयर की एसेंशियलिटी को यानी जरूरत को बताया था किसमें, प्लांट की ग्रोथ में। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है जैन इंगेनहाउस का। किसका? जैन इंगेनहाउस का। इन्होंने क्या करा था, बेसिकली इन्होंने ये जो प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट आपने ऊपर पढ़ा, इन्होंने इसी को करा था। इन्होंने बस इसमें क्या करा था कि कैंडल को हटा दिया था और एक्सपेरिमेंट को एक बार दिन में करा और एक बार नाइट में करा। इन्होंने क्या करा, कैंडल को हटा दिया जार में से और उस एक्सपेरिमेंट को एक बार दिन में करा, एक बार रात में करा। तो रात में क्या हुआ, रात में लाइट एब्सेंट होती है, नाइट में क्या होता है, लाइट एब्सेंट होती है, जाहिर सी बात है। तो क्या हुआ, माइस किल्ड, जो चूहा था वो मर गया इवन इन द प्रेजेंस ऑफ मिंट प्लांट। तो यहां पे क्या हुआ कि जो चूहा था वो मर गया, मिंट प्लांट प्रेजेंट था तब भी। तो क्या यहाँ पे रात को मिंट प्लांट कुछ काम नहीं कर रहा था या जो एयर क्वालिटी थी उसे रीस्टोर नहीं कर रहा था? ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आता है। सो देखो क्या हुआ, उनको वहां से कुछ समझ नहीं आया कि क्या वजह है कि मिंट प्लांट प्रेजेंट है तब भी माइस मर गया। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या करा, एक एक्वाटिक प्लांट लिया। एक्वाटिक प्लांट मतलब जो पानी में रहता है, जैसे हाइड्रिला। ठीक है, और क्या करा इन्होंने, ऑन ग्रीन पार्ट इफ लाइट इंटेंसिटी फॉल ऑक्सीजन बबल फॉर्म। इन्होंने देखा कि जो हमने एक्वाटिक प्लांट हाइड्रिला लिया है उसके ग्रीन पार्ट पे एक पर्टिकुलर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है, या हम कह सकते हैं कोई लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है उस ग्रीन पार्ट पे, तो वहां पे ऑक्सीजन के बबल बन रहे हैं। ठीक है, क्या बन रहे हैं, ऑक्सीजन के बबल बन रहे हैं। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने सनलाइट की जरूरत को बताया। किसको बताया, सनलाइट की जरूरत को बताया। किसमें, प्लांट ग्रोथ में, कि प्लांट ग्रोथ या फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट का क्या रोल है, इन्होंने उसको बताया या उसको इन्होंने ऑब्जर्व करा। सो अभी देखो मैंने एक टर्म यूज करी थी, क्या, पर्टिकुलर इंटेंसिटी ऑफ लाइट।
ठीक है। तो ये चीज प्रूफ करी थी टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने। किसने प्रूफ करी थी? टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने। हुआ क्या, इंडियन हाउस ने ये तो बता दिया, क्या बता दिया, कि प्लांट की ग्रोथ के लिए या फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट ज़रूरी है, ये इंडियन हाउस ने बता दिया। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि लाइट की कौन सी इंटेंसिटी चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि लाइट के 7 स्पेक्ट्रम होते हैं, कौन से? विबग्योर। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि इसमें कौन सी पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी या कम फोटोसिंथेसिस होगी। तो ये चीज़ प्रूफ करा टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने। इन्होंने क्या करा, एक सोर्स ऑफ लाइट लिया और उस लाइट को पास कराया किससे? एक प्रिज्म से। किससे? एक प्रिज्म से पास कराया। अब आपको पता है जब हम लाइट को प्रिज्म से पास कराएंगे तो वो अपने 7 स्पेक्ट्रम में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो यहाँ पे 7 स्पेक्ट्रम बन गए। अब इन्होंने क्या करा, यहाँ पे ग्रीन एल्गी ली। क्या ले ली? ग्रीन एल्गी ले ली और कुछ एरोबिक बैक्टीरिया ले लिए। एरोबिक बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, या जिनको अपने सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो इन्होंने ग्रीन एल्गी ली और ग्रीन एल्गी पे उस विबग्योर लाइट को क्या करवाया? जाने दिया। और उसके चारों मतलब उस कंटेनर में उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया को भी छोड़ दिया। तो उन्होंने देखा कि ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है, ये जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं, ये जो लाइट का ब्लू एरिया है, लाइट का ब्लू एरिया है और जो लाइट का रेड एरिया है, उस एरिया में ये एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा अमाउंट में देखने को मिल रहे हैं। किस एरिया में? जहां पे लाइट की ब्लू इंटेंसिटी पड़ रही है और जहां पे लाइट की रेड इंटेंसिटी पड़ रही है, उस एरिया में जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं वो ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं। अब एरोबिक बैक्टीरिया कहां ज्यादा होंगे? जहां पे ऑक्सीजन होगा। तो यहां से इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो ब्लू लाइट रीजन होता है और जो रेड लाइट होती है, इसके वेवलेंथ पे क्या होता है? ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। क्लेडोफोरा जो कि एक ग्रीन एल्गी है, क्लेडोफोरा जो कि एक ग्रीन एल्गी है, वो प्रोड्यूस करती है O2, ठीक है। और जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं वो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड ऑक्सीजन एट ब्लू एंड रेड वेवलाइन। जब ब्लू और रेड वेवलेंथ पे बात करें, मोर बैक्टीरिया अट्रैक्ट हो रहे थे। ही फॉर्म्ड फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम। तो इन्होंने क्या करा? सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रम बताया। एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? यहां पे एक्शन से मतलब है काम, ठीक है, काम। और काम क्या है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन शुगर दोनों बनती है। तो इन्होंने देखा कि जो ब्लू एरिया है और जो रेड मतलब जो ब्लू वेवलेंथ का एरिया है, जो रेड वेवलेंथ का एरिया है, वहां पे क्या हो रहा है? ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। तो इन्होंने बोला, क्या बोला कि ब्लू वेवलेंथ और रेड वेवलेंथ पे पीक पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। और यही इन्होंने क्या करा? स्पेक्ट्रम बनाया, जिसको हम बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। और ये नीट एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि पहला जो एक्शन स्पेक्ट्रम है, पहला जो एक्शन स्पेक्ट्रम है वो किसने बनाया था? तो वो बनाया था टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन आते हैं? नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं जूलियस वॉन शैक। जूलियस वॉन शैक, इन्होंने बेसिकली कोई एक्सपेरिमेंट खास करा नहीं, इन्होंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी। क्या? कि जो प्लांट है जब वो ग्रोथ करता है तो उसके अंदर ग्लूकोज बनता है, ठीक है। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दी। क्या थी वो स्टेटमेंट? इन प्लांट्स ग्रीन स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे समझना, अपने टाइम पे इन्होंने सिर्फ ये कहा कि प्लांट के अंदर एक ग्रीन स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, और उस ग्रीन स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ग्रीन केमिकल्स होते हैं और वो ग्रीन केमिकल क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। इन्होंने ये क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल जैसी चीज नहीं बताई। इन्होंने सिर्फ क्या बताया कि ये ग्रीन स्ट्रक्चर होती है जिसे अब हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इन्होंने सिर्फ क्या बताया कि ग्रीन स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, और उस ग्रीन स्ट्रक्चर के अंदर ग्रीन केमिकल होता है, ग्रीन केमिकल ग्लूकोज बनाता है। तो ये ग्रीन स्ट्रक्चर क्या थी? क्लोरोप्लास्ट थी। और ये ग्रीन केमिकल क्या था? क्लोरोफिल था। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं सीवी नील की, कि इनका क्या काम था, इन्होंने क्या चीज़ बताई। और यहाँ पे जो आप स्टार्टिंग से फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन पढ़ते आ रहे हो ना, वो थोड़ी गलत प्रूफ हो जाती है, ठीक है। चलिए सीवी नील की बात करते हैं। इन्होंने क्या करा? सबसे पहले किस पे स्टडी करी? स्टडिंग फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया। इन्होंने बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस होती है उसे स्टडी करा।
और वहां से इन्होंने एक इंपेरिकल इक्वेशन दी, क्या थी कि CO2 किसी H2O के साथ रिएक्ट करके CH2O और A कंपाउंड बनाता है। अब ये A क्या है, ये A ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर ऑक्सीजनिक होगा बैक्टीरिया तो ऑक्सीजन होगा, और अगर एनऑक्सीजनिक होगा तो सल्फर होगा, इसलिए मैंने आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सबसे पहले कहा कि जो फोटोसिंथेसिस है एक लाइट ड्रिवन प्रोसेस है, ठीक है। ये तो हमें नई बात को इन्होंने बताई नहीं, इन्होंने यही बताया कि फोटोसिंथेसिस लाइट पे डिपेंड करती है, हमें पता थी। इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई वो ये बताई कि जो डोनर ऑफ हाइड्रोजन होता है, जो डोनर ऑफ हाइड्रोजन होता है फोटोसिंथेसिस में, वो वाटर भी हो सकता है और H2S भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, H2S भी हो सकता है, ठीक है। ये कि उन्होंने इंपॉर्टेंट बात बताई। नेक्स्ट इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट बात बताई, नेक्स्ट इन्होंने ये इंपॉर्टेंट बात बताई कि जो सोर्स है ऑक्सीजन का वो सिर्फ और सिर्फ वाटर होगा फोटोसिंथेसिस में। क्या कहा मैंने कि यहाँ पे तो आप ये देख रहे हो कि हाइड्रोजन का डोनर कौन है, H2O है या H2S है, लेकिन अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन के सोर्स की, तो ऑक्सीजन का सोर्स सिर्फ और सिर्फ पानी यानी H2O यानी वाटर होगा, ठीक है। तो यहां से इन्होंने एक इक्वेशन दी। सो देखो, सबसे पहले जो हम पहले इक्वेशन पढ़ते थे उसे लिख देता हूं। हम क्या पहले पढ़ते थे कि CO2 रिएक्ट करता है H2O के साथ और बना लेता है ग्लूकोज, C6H12O6 बना लेता है, और उसके बाद हम इसे क्या करते थे, बैलेंस करते थे, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन भी आएगा, और उसके बाद हम क्या करते थे, यहाँ पे बैलेंस कर देते थे। कैसे बैलेंस कर देते थे, यहाँ पे देखो 6 कार्बन है, यहाँ पे क्या है, एक ही कार्बन है, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ ऑक्सीजन देखो 12 और एक क्या है 13 ऑक्सीजन है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं पहले, ठीक है। तो हाइड्रोजन देखो यहाँ 12 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 12 हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यानी टोटल 18 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम देखो 6 है, यहाँ पे 2 है। तो मैं कितनी मल्टीप्लाई कर दूं इसमें कि जो ऑक्सीजन है वो बैलेंस हो जाए। तो 6 यहाँ पे है, अगर मैं यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 12 ये हो गई, और क्या हो जाएगा, 12 ये हो गई और 6 ये 18 हो गई, यानी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब यहाँ पे देखो इन्होंने जो बात बोली है कि सोर्स ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर होगा। तो यहाँ पे देखो एक कंट्राडिक्शन हो रहा है। कंट्राडिक्शन का मतलब समझते हो, गड़बड़ी हो रही है क्या। यहाँ पे वाटर के 6 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे वाटर के 6 में क्या है, मॉलिक्यूल हैं। सो क्या कह रहा था मैं, देखिए यहाँ पे वाटर के 6 मॉलिक्यूल हैं, तो आपको पता है वाटर के एक मॉलिक्यूल से आधा ऑक्सीजन बनता है, ठीक है, आधा ऑक्सीजन बनता है। लेकिन यहाँ देखो 6 मॉलिक्यूल वाटर से 6 मॉलिक्यूल बन रहे हैं ऑक्सीजन के, तो ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन ही तो है। क्योंकि अगर यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल वाटर है तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बनना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ कहाँ से आएगी, वाटर से आएगी। ध्यान से समझना, इसको बहुत जने नहीं समझते हैं, बस रट के चले जाते हैं। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंट्राडिक्शन हो रहा है कि 1 मोल H2O से हाफ मोल क्या बनता है, O2 बनता है, लेकिन यहाँ पे 6 मोल H2O से 6 मोल ऑक्सीजन बन रहा है, तो ये कंट्राडिक्शन है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन अभी तक हम पढ़ते आते थे ये गलत है। अब इस इक्वेशन को सही करा गया, क्या है, 6 मोल ऑफ CO2 रिएक्ट करते हैं 12 मोल ऑफ H2O के साथ, उनका ग्लूकोज बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 12 मोल H2O है, क्या है, 12 मोल H2O है, तो अगर एक H2O हाफ बनाता है तो 12 मोल कितने बनाएंगे, 6 O2 बनाएंगे, तो 6 O2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम बैलेंस करने के लिए 6 H2O जोड़ देते हैं। तो ये एक राइट इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। सो ये याद करके जाना, नीट एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। सो अभी तक अगर आप हमारे साथ बने हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं, लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि हमने ये तो पढ़ लिया कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है भैया, ये तो बता दो कि कौन से इलाके में, कौन से घर में होती है। चलो पढ़ते हैं। हम बात करें हायर प्लांट्स की। हायर प्लांट्स कौन होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है।
तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं या जो हायर प्लांट्स होते हैं उनका जो ग्रीन पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट वो फोटोसिंथेसिस करता है। ग्रीन पार्ट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वो आपको कमेंट करके बताना है कि किसने बताया था कि जो ग्रीन पार्ट होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, चलिए तो अब ग्रीन पार्ट क्या है? ग्रीन पार्ट तो लीफ भी है एक प्लांट में, स्टेम भी है, तो दोनों में से कौन करता है या दोनों ही करते हैं? चलो देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं लीफ की, तो लीफ की जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस का मतलब क्या होता है? जो आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, एपिडर्मिस होती है आउटर मोस्ट लेयर। जो एपिडर्मिस होती है लीफ की वो नॉन फोटोसिंथेटिक होती हैं एक्सेप्ट दी गार्ड सेल। कौन सी सेल्स को छोड़ के? गार्ड सेल्स को छोड़ के, क्योंकि गार्ड सेल्स भी एपिडर्मिस की बनी हुई होती हैं। तो अगर हम गार्ड सेल को छोड़ दें तो लीफ की कोई भी एपिडर्मिस फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, याद रख लेना ये। अगर हम बात करें फिर फोटोसिंथेटिक होती क्या चीज़ है? जो फोटोसिंथेटिक पैरेनकाइमस सेल्स होती हैं लीफ में क्या होती हैं? एपिडर्मिस के नीचे फोटोसिंथेटिक पैरेनकाइमस सेल्स होती हैं, और इन पैरेनकाइमस सेल्स को हम नाम देते हैं मेसोफिल सेल्स। क्या नाम देते हैं? मेसोफिल सेल्स नाम देते हैं। ठीक है, तो ये याद कर लेना आप। अब स्टेम की बात करते हैं। स्टेम में भी जो एपिडर्मिस होती है नॉन फोटोसिंथेटिक होती है। ठीक है, हाइपोडर्मिस मेड अप ऑफ कॉलेनकाइमा आर फोटोसिंथेटिक। हाइपोडर्मिस क्या होती है? हाइपोडर्मिस वो सेल्स होती हैं जो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होती है। जैसे ये एपिडर्मिस है, इसके जस्ट नीचे जो सेल होंगी उनको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। तो जो हाइपोडर्मिस होती है स्टेम में वो बनी हुई होती है कोलेनकाइमा की, और ये फोटोसिंथेटिक होती है। सो अब देखो, हमको कंट्री तो पता चल गई कि फोटोसिंथेसिस किस कंट्री में होती है। किस कंट्री में होती है? ग्रीन पार्ट कंट्री में होती है। ठीक है, अब उस कंट्री के किस स्टेट में होती है अगर मैं आपसे पूछूं तो जो स्टेट होता है वो होता है मेसोफिल सेल्स। ठीक है, यानी आपने ये पढ़ा कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो ग्रीन पार्ट्स में होती है। ग्रीन पार्ट दो हैं, लीफ और स्टेम। ठीक है, हमने लीफ में बात करी। लीफ में जो हमारी पैरेनकाइमा सेल होती हैं वो फोटोसिंथेटिक होती हैं, और उन पैरेनकाइमा सेल्स को हम क्या बोलते हैं? मेसोफिल सेल्स। वो पैरेनकाइमा सेल्स जो फोटोसिंथेटिक होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मेसोफिल सेल्स बोलते हैं। तो ये मेसोफिल सेल क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस करती हैं। अब इसके अंदर भी कुछ होता है। एक स्टेट के अंदर क्या होता है? एक स्टेट के अंदर होता है डिस्ट्रिक्ट्स, जिले। तो इसी तरीके से मेसोफिल सेल्स के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करती हैं। ठीक है, क्या है वो? क्लोरोप्लास्ट। मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और वैक्यूल होता है। वैक्यूल बेसिकली फूड स्टोरेज या अदर सॉल्यूट स्टोरेज के लिए होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है। अब हम अगर बात करें मेसोफिल सेल्स की, तो एक मेसोफिल सेल के अंदर 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। एक मेसोफिल सेल के अंदर 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। यानी ये जो मेसोफिल सेल क्या है, इसको मैंने क्या बोला? स्टेट बोला। इस स्टेट के अंदर 20 से 40 डिस्ट्रिक्ट हो सकती हैं। उन डिस्ट्रिक्ट को मैंने क्या बोला? क्लोरोप्लास्ट बोला। इस तरीके से अगर आप लिंक करोगे तो ये आप भूलोगे ही नहीं कि कहाँ पे क्या चीज़ अरेंज होती है, कि पहले ग्रीन पार्ट, फिर मेसोफिल सेल, फिर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, फिर उसके बाद अभी हम पढ़ेंगे थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। ओके, तो मैंने बताया एक मेसोफिल सेल के अंदर 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट हैं। अब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर की। ये हमारा क्या है? क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर बनाया है मैंने। ये डबल लेयर का होता है, यानी डबल मेम्ब्रेन होती है इसकी। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। ओके, अब इसके अंदर जो स्पेस होता है, इसके अंदर जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। अब इसके अंदर एक मेम्ब्रेन की बनी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमल लैमिले। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमल लैमिले। जब ये सिंगल प्रेजेंट हो, यानी इसके साथ और कोई मेम्ब्रेन ना जुड़ी हो, सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन है, तो इसे हम बोलेंगे स्ट्रोमल लैमिले। क्या बोलेंगे? स्ट्रोमल लैमिले। ठीक है, अब कई सारे स्ट्रोमल लैमिले जब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, ये इसकी देखो, इसको मैंने यहाँ पे एडवांस कर दिया थोड़ा, ये एक दूसरे के साथ कई सारे स्ट्रोमल लैमिले जुड़ गए। ठीक है, तो अब इस स्ट्रोमल लैमिले को मैं क्या बोलूँगा? ग्रेनल थाइलाकोइड।
एक स्ट्रोमल लैमेला को मैं क्या बोलूंगा, ग्रेनल थाइलाकॉइड। क्या बोलूंगा, ग्रेनल थाइलाकॉइड। और कई सारे ग्रेनल थाइलाकॉइड आपस में मिलके क्या बनाते हैं, ग्रेनम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्रेनम बनाते हैं। याद रखिएगा कि कई सारे ग्रेनल थाइलाकॉइड आपस में मिलके ग्रेनम बनाते हैं। ठीक है, अब इनके पास राइबोसोम होता है। राइबोसोम आप सबको पता है क्या काम करता है, प्रोटीन बनाता है। और इनके पास एक सर्कुलर अपना, इनका खुद का अपना एक सर्कुलर डीएनए भी होता है। अब हम बात करते हैं ओरिएंटेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो हमने क्या पढ़ा था, देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था क्या, कि लाइट जो पड़ती है लीफ पे उसको यूज़ करा जाता है खाना बनाने में। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब लाइट का अमाउंट कितना है या कैसे उसे लेना है, इसके बेसिस पे क्लोरोप्लास्ट की ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब समझते हो, दिशा। ये दिशा पाटनी वाली दिशा नहीं, जो ओरिएंटेशन ईस्ट वेस्ट वो उस तरीके की दिशा है ये, ठीक है, नहीं तो कुछ और ही ले जाओ। तो अगर हम बात करें आफ्टरनून में, कब, आफ्टरनून, आफ्टरनून का मतलब तो समझते ही होगे, दोपहर। ठीक है, तो दोपहर की बात करें, दोपहर में क्या होता है, धूप बहुत ज़्यादा होती है और इसलिए तुम कूटे भी जाते हो कि दोपहर में खेलने जाते हो, मम्मी पापा मना करते हैं, कूट देते हैं, नहीं मानते हो तो आफ्टरनून में धूप बहुत ज़्यादा होती है। धूप बहुत ज़्यादा है यानी लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो क्लोरोप्लास्ट ओरिएंट देमसेल्फ सो दैट लेस लाइट फॉल ऑन देम परपेंडिकुलर टू सरफेस। इसका मतलब क्या है, ये मान लो मेसोफिल सेल है। अब इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है ना, वो अपने आप को इस, किसकी बात कर रहा हूं मैं, इस सरफेस की बात कर रहा हूं, इस सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो यहाँ पे इंटेंसिटी तेज होने की वजह से भी जितने अमाउंट में लाइट चाहिए उतना ही अमाउंट एब्जॉर्ब हो पाता है। अब कहोगे कि लाइट तो ज़रूरी है खाना बनाने के लिए, तो ज़्यादा लाइट मिल जाएगी तो क्या ही जा रहा है प्लांट का। तो ऐसा है कि तुम ठंडी में क्या करते हो, तब तक जलाते हो, हाथ सेकते हो, तुम्हें हीट चाहिए। अब ये थोड़ी ना मतलब है इसका कि तुम आग में ही हाथ डाल दोगे, हाथ जल जाएगा। तो वही केस यहाँ पे भी, जब ज़्यादा लाइट हो जाएगी, एक अमाउंट से पर्टिकुलर ज़्यादा लाइट हो जाएगी तो वो डैमेज हो जाएगी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसलिए ये अपने आप को ओरिएंट करते हैं। इन इवनिंग लाइट कम विद एंगल क्लोरोप्लास्ट लॉन्ग सरफेस अलाइन पैरेलल टू सरफेस। मतलब समझो इसका क्या होता है, इवनिंग की बात करें तो लाइट की इंटेंसिटी थोड़ा कम हो जाती है और लाइट कुछ इस तरीके से फॉल करती है। अब कहोगे ये क्या बात है, देखो मैं बताता हूँ। दोपहर में देखना, दोपहर में अगर मान लो ऐसे कोई घर है और ऐसे कोई घर है, तो दोपहर में देखना तुम्हें, अगर तुम यहाँ खड़े हो ना, तुम्हें इन दोनों में से किसी की भी परछाई नहीं दिखेगी। इन दोनों में से किसी की भी परछाई नहीं दिखेगी। एकदम कड़क धूप में बात कर रहा हूँ कि जब कड़क इवनिंग हो रही हो 12 बजे 1 बजे के आसपास। ठीक है, और वहीं अगर तुम रात को मतलब शाम को देखोगे 4 बजे के बाद या 5 बजे के बाद, तो सूरज यहाँ मूव कर जाएगा तो वो लाइट ऐसे आएगी, तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी परछाई बनने लग जाएगी। वही चीज़ यहाँ पे बोलिए कि इवनिंग में जो लाइट होती है वो एक एंगल के साथ आती है। ठीक है, तो होता क्या है, जो क्लोरोप्लास्ट है लॉन्ग सरफेस अलाइन पैरेलल टू सरफेस, ये लॉन्ग सरफेस लिख दो, लॉन्ग सरफेस काट दो। ठीक है, इन इवनिंग लाइट कम विद एंगल क्लोरोप्लास्ट अलाइन पैरेलल टू सरफेस, यानी ये मेसोफिल सेल है, अब इसके पैरेलल ऐसे अरेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे अरेंज हो जाएगा तो ज़्यादा लाइट ये एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो ये ओरिएंटेशन आपको समझ में आना चाहिए। अब हम आगे मूव कर जाते हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि खाने बनाने की प्रक्रिया कैसे स्टार्ट होती है वहाँ पे स्टार्ट करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, लाइट रिएक्शन की। लाइट रिएक्शन होती क्या है, डार्क रिएक्शन क्या होती है, सब चीज़ें हम समझते हैं। लाइट रिएक्शन बेसिकली क्या होती है, लाइट रिएक्शन में लाइट को एब्जॉर्ब करना, उससे एटीपी या एनएडीपी ये सारी स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, एनएडीपी या एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाना, ये सारी जो इवेंट होते हैं वो लाइट रिएक्शन में आते हैं। ठीक है, लाइट रिएक्शन होती कहाँ है, अकर ऑन ग्रेनल थाइलाकॉइड और ऑन स्ट्रोमल लैमेले। मैंने आपको जब क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर बताई थी तो मैंने बताया था कि ये जो इंडिपेंडेंट अकेला बेचारा पड़ा हुआ है इसको बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेले, और जो
कई सारे इकट्ठे होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं ग्रेनल थाइलाकॉइड, पूरे को बोलते हैं ग्रेनल। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है, ग्रेनल थाइलाकॉइड पे होती है या फिर स्ट्रोमल लैमेले पे होती है। इसमें होता क्या है, लाइट रिएक्शन में होता क्या है, पिगमेंट्स जो होते हैं, अब ये पिगमेंट्स क्या होते हैं अभी पढ़ेंगे, पिगमेंट्स एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को, इस एनर्जी को जिसको इन्होंने एब्जॉर्ब करा है उसको यूज करके वाटर को तोड़ते हैं, H2O ब्रेक करते हैं, H2O ब्रेक करते हैं तो ATP बनता है। कैसे बनता है पूछोगे, तो अभी बात कर रहे हैं ना, काहे हड़बड़ा रहे हो। NADH बनता है और ऑक्सीजन बनता है। अब ये जो ATP और ये NADPH है, इन्हें हम हाई एनर्जी इंटरमीडिएट कहते हैं। क्या कहते हैं, हाई एनर्जी इंटरमीडिएट कहते हैं। और इन हाई एनर्जी इंटरमीडिएट को यूज करा जाता है डार्क रिएक्शन में। अब कई बच्चे सोचते होंगे कि ये डार्क रिएक्शन अंधेरे में होती है। अरे नहीं, डार्क रिएक्शन बस एक नाम दे दिया गया है कि ये लाइट रिएक्शन है तो वो डार्क रिएक्शन है। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है कि ये अंधेरे में होगी। ठीक है, अगर ये अंधेरे में हो रही होती, समझना इस बात को, अगर डार्क रिएक्शन अंधेरे में हो रही होती तो अभी आपने जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था जोसेफ प्रिस्टले का, ठीक, सॉरी, इंडियन हाउस का, उसमें क्या होता कि रात को भी जो चूहा है वो नहीं मरता। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन ऐसा नहीं है, क्या नहीं है कि रात को होगी या बिना लाइट के होगी, होगी लाइट में ही। ठीक है, लेकिन डार्क रिएक्शन क्यों नाम दिया गया है अभी समझेंगे। अब देखो, अगर हम बात करें लाइट रिएक्शन में स्टेप की, तो लाइट रिएक्शन में सबसे पहला स्टेप आता है कि जो लाइट है वो एब्जॉर्ब करा जाता है पिगमेंट्स के द्वारा। अब आप बोलोगे कि अभी आपने बोला था भैया कि आप पिगमेंट बताओगे, आपने बताया नहीं, तो अब बताते हैं। अब हम बात करते हैं पिगमेंट्स की कि पिगमेंट्स होते क्या हैं, एक प्लांट में मेन पिगमेंट्स क्या होते हैं, पिगमेंट्स का फंक्शन कैसे होता है, इनका अरेंजमेंट कैसे होता है, सब चीज़ समझते हैं। तो सबसे पहले पिगमेंट होते क्या हैं। पिगमेंट केमिकल कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं, केमिकल से बने हुए कंपाउंड होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं किस चीज़ को, फिक्स वेवलेंथ ऑफ लाइट को, एक लाइट की फिक्स वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। केमिकल कंपाउंड विच एब्जॉर्ब फिक्स वेवलेंथ, यहाँ पे ऑफ लाइट लिख लो। ठीक है, मैं लिखना भूल गया हूँ, ऑफ लाइट लिख लो, और अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देते हैं। केमिकल कंपाउंड है तो केमिकल कंपाउंड है तो इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, तो ये क्या करते हैं, एक फिक्स वेवलेंथ की क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देते हैं। अब ये कैसे समझ सकते हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पड़ा है कि लाइट आती है, मेटल में से इलेक्ट्रॉन छिटक के भाग जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से पिगमेंट भी काम करते हैं। एक फिक्स वेवलेंथ आती है लाइट की, पड़ती है पिगमेंट्स के ऊपर, पिगमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर देता है। अच्छा, ये लाइट की रेंज क्या होती है जहां पे ये मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकता है या जो प्लांट होते हैं वो उसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो देखो, ये जो रेंज होती है वो होती है 400 से 700 नैनोमीटर। इस वेवलेंथ की जो लाइट होती है उसको प्लांट बेसिकली एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस में यूज करता है। तो इसको हम टर्म देते हैं पार। क्या नाम देते हैं, पार। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। क्या नाम है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अब मेन पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, मेन पिगमेंट 4 होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन कौन से, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। अब इसमें कई बच्चों मतलब कई लोग ये बोलते हैं कि कैरोटीनॉइड होना चाहिए, एनसीईआरटी में कैरोटीनॉइड लिखा है। कैरोटीनॉइड मैं यहाँ नहीं लिखता, क्यों, अभी आगे आपको थोड़ा सा मैं बता दूंगा, बाकी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बेसिकली कैरोटीन यहाँ पे लिखना चाहिए। अगर मैं बात करूं इन चारों क्लोरोफिल्स में से, या सॉरी इन चारों पिगमेंट्स में से सबसे ज्यादा अबेंडेंट पिगमेंट कौन सा है, तो क्लोरोफिल ए मोस्ट अबेंडेंट है। मोस्ट अबेंडेंट यानी जो भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेसिस करता है, उसके अंदर क्लोरोफिल ए देखने को ही मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पिगमेंट के फंक्शन की। किसकी बात करते हैं, पिगमेंट के फंक्शन की। फंक्शन की बात कर रहे हैं हम, किसकी, फंक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो जोक सपाट। सो पिगमेंट काम कैसे करता है। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी प्रॉपर्टी ही इसके काम के बारे में बताती है कि जब एक फिक्स वेवलेंथ की लाइट आती है
जब एक फिक्स वेवलेंथ की लाइट पड़ती है, जैसे मान लो ये एक पिगमेंट है, इस पर एक फिक्स वेवलेंथ की लाइट पड़ी, जितनी इसको चाहिए उतनी वेवलेंथ की लाइट पड़ी, तो ये क्या कर देगा, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगा। क्या कर देगा, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगा। और ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, जैसे ये एक्साइट कर गया इलेक्ट्रॉन, अब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि जब ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अपनी नॉर्मल शेल में वापस आता है तो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। तो वही काम यहाँ पे भी होगा कि जब ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी। देख रहे हो, केमिस्ट्री भी यहाँ पे आती है, ठीक है। रिलीज वेवलेंथ इज एब्जॉर्ब बाय अनदर पिगमेंट विच हैव लो एनर्जी। मतलब क्या है इसका, देखो एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगी, बेसिकली वेवलेंथ की फॉर्म में ही रिलीज होगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो रिलीज होगी वेवलेंथ उसे अनदर पिगमेंट एब्जॉर्ब करेगा जिसकी एनर्जी लो होगी। ऐसा क्यों, तो आपको पता होना चाहिए ई होता है एच म्यू, ठीक है। और म्यू को हम क्या लिखते हैं, 1/λ, तो एच लैम्डा, यानी अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी एनर्जी कम होगी, ठीक है। वेवलेंथ ज्यादा होगी एनर्जी कम होगी, या कह सकते हो एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो यहां पे आप मेरे को बताओ कि इसके पास पहले थी 10 एनर्जी थी, अमाउंट मान लो 10 एनर्जी थी, अब ये एक्साइटेड हो गया फिर नीचे आ रहा है, तो क्या ये 10 छोड़ देगा, नहीं 10 से थोड़ी कम छोड़ेगा। तो ये उस पिगमेंट के पास जाएगा जिसकी लो एनर्जी होगी, मतलब एनर्जी तो लो होगी लेकिन उसका जो काम होगा वो हाई वेवलेंथ पे होगा। ये चीज समझना आप, हाई वेवलेंथ पे होगा। अभी जब मैं इसकी अरेंजमेंट समझाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि एनर्जी लो होनी चाहिए लेकिन वेवलेंथ ज्यादा होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है, ठीक है। सम पिगमेंट हैव एंजाइम टू परफॉर्म फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब कुछ पिगमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास अपने एंजाइम होते हैं, और वो क्या करते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन करा लेते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, लाइट को यूज करके केमिकल रिएक्शन करा लेते हैं। अब देखो यहाँ एक मस्त झन्नाटेदार बात लिखी है, क्या, सनलाइट इज रेन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, वी रिक्वायर डिफरेंट पिगमेंट्स। अब जो सनलाइट है उसमें कई सारी वेवलेंथ की लाइट्स होती हैं, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की तो लाइट छोड़ता नहीं है, उसमें कई सारी वेवलेंथ होती हैं। तो उन सारी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हमें कई सारे पिगमेंट्स चाहिए होते हैं। और मैंने आपको बताया कि प्लांट कौन सी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, 400 से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को। चलो अब बात करते हैं पिगमेंट के अरेंजमेंट की। तो होता क्या है कि कई सारे पिगमेंट्स ऐसे अरेंज होते हैं और सबकी अपनी अपनी एक अलग वेवलेंथ होती है। जैसे यहाँ पे एक पिगमेंट है, ठीक है, ये 420 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ये पिगमेंट है, ये 440 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ये 470, ये 490, इस तरीके से लाइट एब्जॉर्ब करी जाएगी। अब लाइट आ रही है कहाँ से, सूरज से, तो वहां पे तो कई सारी वेवलेंथ की लाइट होंगी, तो क्या होगा, सारे ही एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, सारे ही लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब होगा क्या, मान लो इसने 420 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करी, ठीक है, इसने 400 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करी है, तो ये पिगमेंट ही अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे उछाल देगा। देखो यहां समझो, 420 नैनोमीटर की इसने लाइट क्या करी, एब्जॉर्ब करी, इसने अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दिया, ठीक है। अब ये जब इलेक्ट्रॉन वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। ये एनर्जी पहले के कंपैरिजन में कम होगी, एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अब यहाँ पे एक पिगमेंट है जो 440 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, तो इसकी एनर्जी क्या है, कम है, तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तो उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। और कब एब्जॉर्ब करेगा, जब इस एनर्जी की जो वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर होगी। अगर मान लो इस एनर्जी की जो वेवलेंथ है वो कितनी आ जाती है, वो आ जाती है 470, तो ये यहाँ से सीधा यहाँ चला जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम होता है कि 420 नैनोमीटर की लाइट इस पिगमेंट ने एब्जॉर्ब करी, फिर ऐसे आगे ट्रांसफ़र करते चले जाएंगे। क्या करेंगे, ये एनर्जी को ऐसे आगे ट्रांसफ़र करते चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट की। ये जो मेन पिगमेंट होता है
ये जो मेन पिगमेंट होता है जो सबसे ज़्यादा किस पे वर्क करता है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ पे वर्क करता है, इसको हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। क्या बोलते हैं? रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर किसका बना हुआ होता है? क्लोरोफिल ए का। किसका बना हुआ होता है? क्लोरोफिल ए का। अब यहाँ देखो इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो एनर्जी सबसे कम होगी। क्या होगी? इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, यानी कम एनर्जी पे भी अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर देगा। ठीक है। और ये जो बाकी सारे पिगमेंट्स अरेंज हैं, ये जो बाकी सारे पिगमेंट अरेंज हैं, इन्हें हम बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट या फिर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ध्यान से समझना, ये जो मेन पिगमेंट है इसको हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर, जो क्लोरोफिल ए का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? स्पेशली क्लोरोफिल ए का। ठीक है। और ये जो बाकी अदर पिगमेंट्स होते हैं जो एक दूसरे को पास करते रहते हैं एनर्जी, ठीक है, जो एनर्जी खेलते हैं, वो उन्हें हम क्या बोलते हैं? एसेसरी पिगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसेसरी पिगमेंट बोलते हैं या फिर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। एसेसरी पिगमेंट बोलते हैं या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल बी होता है, कैरोटीन होता है, ज़ेंथोफिल होता है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्लोरोफिल ए नहीं होता, क्लोरोफिल ए नहीं होता, याद रखना। लेकिन क्लोरोफिल ए कहाँ होता है? रिएक्शन सेंटर में होता है। ऑल पिगमेंट गिव देयर एनर्जी टू रिएक्शन सेंटर। और सारे पिगमेंट एनर्जी खेलते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी खेलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो एनर्जी खेल रहे हैं, एक दूसरे को पास कर रहे हैं। और एनर्जी जब खेल लेते हैं, जब मन भर जाता है, तो जो भी एनर्जी है वो रिएक्शन सेंटर को पास कर देते हैं। ठीक है, रिएक्शन सेंटर को पास कर देते हैं और फिर रिएक्शन सेंटर को आगे अपना जो भी काम करना होता है वो करता है। मैंने बताया था कि कुछ पिगमेंट्स के पास अपने एंजाइम होते हैं काम करने के लिए, तो रिएक्शन सेंटर के पास अपना एंजाइम होता है काम करने के लिए, तो वहाँ पे सारी एनर्जी इकट्ठी कर ली जाती है। अब किसकी बात करते हैं? अब बात करते हैं फोटो सिस्टम की, कि ये होता क्या है। और ये एनसीईआरटी में दे रखा है। पिगमेंट यहाँ पे खत्म हो गया पूरा। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे? फोटो सिस्टम की बात करेंगे। फोटो सिस्टम होता क्या है? फोटो सिस्टम एक तरीके का सिस्टम है। जैसे फोटो लाइट से ही पता चल रहा है, फोटो का मतलब लाइट होता है, और सिस्टम एक क्या होता है? एक तरीके से एक ग्रुप, ठीक है, कह सकते हो, या सिस्टम कह सकते हो। दो चार चीज़ों से मिलके, मतलब दो चार जने आपस में मिलके कोई काम करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं सिस्टम एक तरीके से। ठीक है, तो फोटो सिस्टम कंसिस्ट करता है पिगमेंट्स, रिएक्शन सेंटर, इलेक्ट्रॉन कैरियर और एंजाइम। तो इसमें हम पिगमेंट आपको बता दिए हैं, रिएक्शन सेंटर बता दिए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरियर बताना है, एंजाइम बताना है, वो जब आगे आएगा तब बताएंगे। अभी हम बात करते हैं फोटो सिस्टम की। फोटो सिस्टम दो तरीके के होते हैं। आपको ये तो पता चल गया फोटो सिस्टम किस किस से बने हैं? पिगमेंट से, रिएक्शन सेंटर से, इलेक्ट्रॉन कैरियर से और एंजाइम से। अब आप बोलोगे इसमें तो आप लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स छोड़ दिए, तो भैया ये जो पिगमेंट्स लिखे हैं ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से ही तो बनाएंगे। तो ये कह सकते हो कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, रिएक्शन सेंटर, इलेक्ट्रॉन कैरियर, एंजाइम मिलके फोटो सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोटो सिस्टम 1 की। ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ फोटो सिस्टम था। ठीक है, सबसे पहले फोटो सिस्टम 1 को ही डिस्कवर करा गया था। अब इसकी एक प्रॉपर्टी है। क्या है इसकी प्रॉपर्टी? कि इसका जो रिएक्शन सेंटर है, कंफ्यूज या तो नहीं रहे हो, क्लोरोफिल ए को ही रिएक्शन सेंटर कहते हैं। ठीक है, याद रखना ये। तो इसका जो रिएक्शन सेंटर है या जो क्लोरोफिल ए है वो वर्क करता है 700 नैनोमीटर की लाइट पे। किस पे? 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। एक कंफ्यूजन हम बताते हैं। यहाँ पे मैंने बोला कि क्लोरोफिल ए वर्क करता है 700 नैनोमीटर पे, तो कुछ बच्चे बैल वाली बुद्धि लगाएंगे और बोलेंगे क्या ये 600 नैनोमीटर पे काम नहीं करेगा? ठीक है, तो उनको हम कहेंगे ध्यान लगा के पढ़ा करो। मैंने बोला था कि ये जो क्लोरोफिल ए होता है, इसको मिनिमम एनर्जी, इसकी जो मिनिमम एनर्जी है वो 700 नैनोमीटर है। ठीक है, अब आपको पता है एनर्जी और वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। फिर से बता देता हूँ, H/μ होता है, H/λ होता है। तो अगर वेवलेंथ ज़्यादा, एनर्जी कम, और अगर एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ क्या होगी?
कम होगी। तो यहाँ पे मैंने बोला कि मिनिमम 700 नैनोमीटर चाहिए। मिनिमम 700 नैनोमीटर वेवलेंथ का मतलब क्या है कि कुछ एनर्जी होगी, मान लो x अमाउंट एनर्जी है, ठीक है, x अमाउंट एनर्जी है जो इसको चाहिए काम करने के लिए मिनिमम। अब अगर ये बताओ मैंने 700 नैनोमीटर से जो फ्रीक्वेंसी है या जो वेवलेंथ है, सॉरी जो वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर से 600 नैनोमीटर कर दी, तो एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? एनर्जी बढ़ेगी। तो मिनिमम एनर्जी से चाहिए x जो कि 700 नैनोमीटर पे आ रही है, लेकिन जब मैंने वेवलेंथ घटा दी और 660 कर दी तो कुछ एनर्जी बढ़ेगी, मान लो x में a प्लस हो गया, तो ये तो x से ज़्यादा ही है ना, तो ये काम करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोटो सिस्टम 2 की बात करते हैं। तो ये दूसरी नंबर पे डिस्कवर हुआ था। इसमें जो क्लोरोफिल ए है वो वर्क करता है 680 नैनोमीटर पे। किस पे वर्क करता है? 680 नैनोमीटर पे। अब यहाँ पे भी वही चीज़ है कि अगर 670 दोगे ये तो भी काम करेगा, लेकिन 690 नैनोमीटर की लाइट दे दोगे तो ये काम नहीं करेगा। क्यों? 680 पे मान लो कुछ एक्स अमाउंट एनर्जी इसको मिली जिस पे ये मिनिमम काम करेगा। मैंने बढ़ा दी वेवलेंथ, वेवलेंथ बढ़ा दी, एनर्जी कम हो गई। तो पहले x थी, अब मान लो x माइनस ए हो गई। तो अब इसको मिनिमम तो चाहिए x, लेकिन ये x से कम है तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो फोटो सिस्टम हमने पढ़ा था, फोटो सिस्टम 1 में क्या होता है कि जो रिएक्शन सेंटर होता है वो 700 नैनोमीटर पे काम करता है, तो इसीलिए हम इसे P700 भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? P700 भी लिखते हैं। और फोटो सिस्टम 2 की बात करें, यहाँ पे जो रिएक्शन सेंटर है वो 680 नैनोमीटर पे काम करता है, तो इसे P680 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? P680 लिखा जाता है, जो कि रिएक्शन सेंटर को बताता है। अच्छा, अब ये पिगमेंट प्रेजेंट कहाँ होते हैं? हमने ये तो पढ़ लिया पिगमेंट का काम क्या होता है, कैसे होता है, अरेंजमेंट कैसे होता है। प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। अब ये मत पूछ लेना कि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन क्या होती है, अभी बताया है जस्ट। ठीक है भैया, ठीक है। अब क्या ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पे डायरेक्टली अटैच हो जाते हैं? नहीं, पहले ये किसी प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं और उसके बाद थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पे बाइंड कर जाते हैं। अब मैंने आपको बताया कि जो पिगमेंट है वो 2 तरीके से काम करते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको हम एंटीना भी बोलते हैं, तुम्हारी डिश टीवी का एंटीना नहीं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स वाला एंटीना। और रिएक्शन सेंटर, लाइट एंटीना, सॉरी लाइट एंटीना बोल रहा हूँ, दिमाग मेरा भ्रष्ट हो गया है। एंटीना कह सकते हो या फिर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कह सकते हो। ये क्या करता है? जो भी सनलाइट से लाइट आती है उसको कलेक्ट करता है और ट्रांसफर कर देता है रिएक्शन सेंटर को। रिएक्शन सेंटर क्या करता है? इसके पास एंजाइम होते हैं और ये फोटोकेमिकल रिएक्शन कराता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर की, जो किसी भी फोटो सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा कैरियर जो भी हमारा रिएक्शन सेंटर होता है वो जब अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है तो उसे कौन पकड़ने वाला होता है, ये सबसे बात इम्पॉर्टेंट होती है। तो जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड बाय रिएक्शन सेंटर इज एक्सेप्टेड बाय देम, यानी जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर होगा वो क्या करेगा? रिएक्शन सेंटर जो भी अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा उसे पकड़ेगा। ठीक है, तो इसमें एक हमारा होता है पीएच, जिसको हम बोलते हैं फियोफाइटिन। क्या बोलते हैं? फियोफाइटिन, शॉर्ट में हम लिखते हैं पीएच। ठीक है, वो एसिडिक मीडियम वाला पीएच नहीं, फियोफाइटिन वाला पीएच। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS2। PS2 जो हमारा फोटो सिस्टम होता है उसमें जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर होता है वो होता है फियोफाइटिन। और अगर हम बात करें PS1 की, तो PS1 में जो हमारा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो होता है FES। क्या होता है? FES, आयरन सल्फर प्रोटीन। क्या होता है? आयरन सल्फर प्रोटीन। नाम याद करना, नीट में आते हैं ये। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का काम क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कराते हैं डाउनहिल। इसका मतलब क्या है? देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है। क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये पहले अपने साथ इलेक्ट्रॉन बाइंड करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन बाइंड करता है। इलेक्ट्रॉन बाइंड करा इसने, इसकी क्या हो गई? रिडक्शन हो गई। अब इसके साथ क्या जुड़ा है? इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, ये क्या हो गई? रिडक्शन हो गई।
अब ये क्या करेगा, अब ये नीचे की साइड जाएगा या कहीं लो एनर्जी लेवल पे जाएगा और वहाँ जाके इलेक्ट्रॉन को वापस रिलीज कर देगा, इलेक्ट्रॉन को वापस रिलीज कर देगा। इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और फिर ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर के साथ क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, फिर निकल जाएगा, फिर वो छोड़ेगा, फिर दूसरे के साथ चिपक जाएगा। तो इस तरीके से ये फिनोमिना चलेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कैरियर होते कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपको पढ़ना है PQ। क्या पढ़ना है? PQ। इसका फुल फॉर्म होता है प्लास्टोक्यूनोन। क्या नाम होता है? प्लास्टोक्यूनोन। NCERT में क्या ही बोले, लेकिन नीट एग्जामिनेशन में आता है ये। ठीक है, ये बाकी आप जो डायग्राम बने हैं उसमें यहाँ पे साफ साफ ये चीज़ें दे रखी हैं और रिटर्न में भी दे रखा है। तो NCERT पढ़ोगे तो बहुत डिटेल से पढ़ना, ये पूछा जाता है बहुत टाइम, कहने का मतलब ये है। तो PQ क्या है? प्लास्टोक्यूनोन। फिर आता है CYT B6F। ये क्या है? इसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम B6F। क्या बोलते हैं? साइटोक्रोम B6F। ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरियर है। फिर आता है PC क्या है? प्लास्टोसाइनिन। PQ प्लास्टोक्यूनोन, PC प्लास्टोसाइनिन। और FD क्या होता है? FD होता है फेरोडेक्सिन। क्या होता है? फेरोडेक्सिन। क्या होता है? फेरोडेक्सिन। ये सारे नाम याद रखना। कौन कौन से? फियोफाइटिन, आयरन सल्फर प्रोटीन, प्लास्टोक्यूनोन, प्लास्टोसाइनिन, साइटोक्रोम B6F, फेरोडेक्सिन। ये सारे नाम याद करने हैं आपको, क्योंकि नीट एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है। नहीं याद करोगे तो 4 नंबर खो के आ जाओगे। अब मैंने आपको बताया था कि जो फोटो सिस्टम होता है उनके पास एंजाइम्स भी होते हैं। उन्हीं में से एक एंजाइम का नाम मैं आपको बता रहा हूं, जिसका नाम है फेरोडेक्सिन NADP रिडक्टेज। याद रखना, फेरोडेक्सिन इलेक्ट्रॉन कैरियर है, लेकिन फेरोडेक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम है। ये करता क्या है? अभी जब आप आगे एक रिएक्शन पढ़ोगे जहाँ पे NADP प्लस हाइड्रोजन, या कह सकते हो प्रोटोन, H प्लस को प्रोटोन कहते हैं, इतना तो बेसिक पता ही होगा। प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके NADPH बनाता है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन कैटेलाइज कराने का काम होता है वो फेरोडेक्सिन NADP रिडक्टेज का होता है। अब देखो, यहाँ से मेन लाइट रिएक्शन स्टार्ट होती है। अभी तक हमने सिर्फ लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ा कि उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। लाइट रिएक्शन कैसे होती है अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहला हम एक कंडीशन ले रहे हैं कि एक लाइट आई जिसकी जो वेवलेंथ है वो 680 नैनोमीटर से कम है। 680 नैनोमीटर से कम है तो PS2 भी काम करेगा, PS1 भी काम करेगा। पता है ना आपको, क्योंकि मिनिमम 680 चाहिए होती है और हम बात करें कि 680 से कम वेवलेंथ है, सॉरी मैक्सिमम 680 वेवलेंथ चाहिए और हम बोल रहे हैं कि 680 से वेवलेंथ कम है, यानी दोनों ही फोटो सिस्टम PS1 PS2 काम करेंगे। अब कई बच्चे सोचते हैं कि पहले PS2 काम करेगा कि पहले PS1 काम करेगा। तो यहाँ पे होता क्या है, इस चीज को समझना। दोनों ही अपने इलेक्ट्रॉन को साथ में एक्साइटेड करते हैं, यानी दोनों इकट्ठे काम करते हैं। जैसे ही लाइट आएगी PS1 भी अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर देगा, PS2 भी अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर देगा। ठीक है, देखिए जैसे मैं यहां पे कर रहा हूं, यहां पे लाइट आई, ये मेरा क्या है, ये मेरा रिएक्शन सेंटर है। कौन सा? PS1 का। ठीक है, और ये रिएक्शन सेंटर है, सॉरी ये PS2 का रिएक्शन सेंटर है और ये PS1 का रिएक्शन सेंटर है। अभी ऐसा क्यों है ये भी समझाऊंगा। ये PS2 का है, ये PS1 का क्या है, रिएक्शन सेंटर है। 680 से नैनोमीटर कम की वेवलेंथ की लाइट आई, दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दिए। इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन हवा में उछाल दिया, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन हवा में उछाल दिया। अब होगा क्या, मैंने बताया था PS2 का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो PH होता है। PH ये एसिड बेस वाला PH नहीं, फियोफाइटिन, याद करो फियोफाइटिन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसने लिया, किसने लिया? फियोफाइटिन ने लिया। अब ये फियोफाइटिन इस इलेक्ट्रॉन को नीचे लाएगा और दे देगा प्लास्टोक्यूनोन को। किसको दे देगा? प्लास्टोक्यूनोन को दे देगा। प्लास्टोक्यूनोन क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये एक बार इलेक्ट्रॉन लेगा, ये मान लो प्लास्टोक्यूनोन है, ये एक बार इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर थोड़ी देर के लिए रहेगा, फिर उसको किसी और को दे देगा। ठीक है, तो फियोफाइटिन से प्लास्टोक्यूनोन ने इलेक्ट्रॉन लिया और फिर उस इलेक्ट्रॉन को
दे दिया किसे, साइटोक्रोम B6F को। किसको दे दिया, साइटोक्रोम B6F को दे दिया। अब जब साइटोक्रोम B6F जो इलेक्ट्रॉन है उसको देता है किसको, हमारे प्लास्टोसाइनिन को। किसको, प्लास्टोसाइनिन को। तो उसी दौरान साइमल्टेनियसली, एक वर्ड यूज कर रहा हूं साइमल्टेनियसली, यानी उसी दौरान एक एडीपी, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलके एटीपी का प्रोडक्शन कर लेती है। क्या कर लेती है, एक एडीपी फॉस्फोरस के साथ मिलके एटीपी का प्रोडक्शन कर लेती है। ये कैसे होगा, ये आप कीमोसिंथेटिक हाइपोथेसिस में पढ़ेंगे। अभी बस इतना याद रखो कि जब साइटोक्रोम B6F अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, हमारे प्लास्टोसाइनिन को देता है, तब एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब क्या होगा, ये प्लास्टोसाइनिन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, PS1 को दे देगा। किसको दे देगा, PS1 को दे देगा। अब PS1 देखो मेरी बात समझना, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया PS1 को, इतना समझ आया। लेकिन अब यहाँ पे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझना, दोनों ने इलेक्ट्रॉन अपने क्या करे थे, साथ में एक्साइट करे थे। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन के आने से पहले ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, है ना, क्योंकि जब साथ में दोनों ने क्या करे हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आने में कुछ तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या थी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी, और जब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म हो गई। इतना समझ आ गया। ठीक है, अब इसने, हमने बात करी थी, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन क्या करा था, वो एक्साइट करा था। इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था, FeS, आयरन सल्फर प्रोटीन आपने पढ़ा है, मतलब मैंने बताया अभी, या इससे पहले भी बताया था। अब ये आयरन सल्फर प्रोटीन अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो दे देता है फेरोडेक्सिन को। किसको दे देता है, फेरोडेक्सिन को। अब यहां से दो इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन NADP प्लस और प्रोटॉन के साथ मिलके NADPH बना लेते हैं। और यहां पे एंजाइम कौन सा काम करता है, फेरोडेक्सिन NADP रिडक्टेज। ठीक है, तो ये एंजाइम याद रखना। अब इसको हम रिटर्न स्टेटमेंट में भी पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2 एक्साइटेड एंड एक्सेप्टेड बाय PH यानी फियोफाइटिन विच इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS2। मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा PS2 के रिएक्शन सेंटर से, उसे कौन पकड़ लेगा, फियोफाइटिन पकड़ लेगा। क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है PS2 का। और इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हुआ है PS1 के द्वारा, उसे कौन पकड़ लेगा, आयरन सल्फर प्रोटीन पकड़ लेगा। क्यों, क्योंकि वो PS1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। और मैंने बताया कि दोनों साइमल्टेनियसली ही अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे। ओके, अब हम आगे मूव करते हैं। फियोफाइटिन पास इलेक्ट्रॉन डाउन हिल यानी हाई एनर्जी टू लो एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन कैरियर चेन। अब ये समझो डाउन हिल क्यों बोल रहा है, ये हाई एनर्जी टू लो एनर्जी क्यों बोल रहा है। देखो, हमने बात करी PS2 की, PS2 ने अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा, और ये PS2 कितने पे काम करता है, 680 नैनोमीटर पे, याद है ना, 680 नैनोमीटर पे। PS1 कितने पे काम करता है, PS1 काम करता है 700 नैनोमीटर पे। तो बताओ एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, इसकी वेवलेंथ कम है तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो यहां देखो हाई एनर्जी टू लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन मूव करा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही मूव कर रहा है ना, तो हाई एनर्जी से लो एनर्जी में इलेक्ट्रॉन मूव करा है, इसलिए हमने बोला है कि फियोफाइटिन पास करता है इलेक्ट्रॉन डाउन हिल। कैसे, डाउन हिल यानी हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन कैरियर चेन्स के द्वारा। समझ में आ गया। अब यहां पे आपसे बात कई बार पूछ लेता है, ठीक है, तो ये सबसे पहले प्लास्टोक्विनोन के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर वहां से साइटोक्रोम B6F के पास, फिर प्लास्टोसाइनिन के पास, और फिर PS1 के पास चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब PS1 की भी पढ़ लेते हैं भाई, उसके बारे में भी तो पढ़ो। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आयरन सल्फर प्रोटीन मूव टू FD यानी फेरोडेक्सिन एंड फाइनली टू NADP प्लस टू फॉर्म NADPH। अब यहाँ पे FD क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है NADP प्लस के पास, और NADP प्लस एंजाइम की प्रेजेंस में, किसके एंजाइम के प्रेजेंस में, फेरोडेक्सिन NADP रिडक्टेज FNR की प्रेजेंस में क्या बना देगा, NADPH बना देगा।
इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2 कम टू PS1। PS2 से इलेक्ट्रॉन आया PS1 में, मैंने आपको पूरा बताया पाथ, ठीक है। PS1 के पास आया, जो पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, पहले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, लेकिन जब PS2 से PS1 पे इलेक्ट्रॉन आया तो अब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, इट इज नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। बट PS2 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाउ। PS2 ने अपना जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा था वो PS1 को दे दिया, क्यों? क्योंकि PS1 ने भी अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा था। तो ये तो इसके पास, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी ये अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं है। लेकिन PS2 ने भी तो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करा था, एक्साइट करा था। अब इसको कहाँ से मिलेगा, इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा, क्या आप बता सकते हैं? तो हाँ, देखिए क्या होता है, PS2 के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए क्या करता है, ये वाटर को तोड़ देता है। क्या करता है, वाटर को तोड़ देता है, या ये भी कह सकते हो कि वाटर को ऑक्सीडाइज कर देता है। क्या कर देता है, वाटर को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो वाटर को तोड़ेगा तो क्या बनेगा, 2 प्रोटॉन बने, हाफ ऑक्सीजन बना, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मैग्नीज और क्लोरीन, ये दोनों एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाटर के किसमें, टूटने में, ठीक है। ये आप मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ चुके हो, ठीक है। आउट ऑफ PS1 एंड PS2 एनर्जी ऑफ PS2 इज हाईली, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन इज PS2 टू PS1। देखो जो मैंने बताया, PS1 और PS2 में से अगर हम बात करें तो जो एनर्जी होती है PS2 की वो ज़्यादा होती है, ठीक है। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है वो PS2 से PS1 होती है, यानी हाई एनर्जी टू लो एनर्जी होती है। समझ में आया? अब ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने बताया PS2 लेगा, फिर आगे PS1 को पास करेगा, फिर वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे, NADPH बन जाएगा। अब ये जो हमने फोटो क्या पढ़ा, फोटो मतलब लाइट रिएक्शन पढ़ी, इस लाइट रिएक्शन में नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे हम कहते हैं। नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं इस प्रोसेस को, देखो समझो, PS2 से इलेक्ट्रॉन गया PS1 पे, ठीक है, PS1 से बना NADPH, ठीक है, और इसको इलेक्ट्रॉन मिला H2O से, तो यहां पे कहीं साइकिल बन रही है, बताओ यहां पे कहीं साइकिल बन रही है। साइकिल का मतलब समझते हो ना कि A से B बना, B से C बना, C से D बना और D से वापस A बन गया, इसे बोलते हैं साइकिल। लेकिन यहाँ पे तो साइकिल ही नहीं बन रही, ठीक है, तो इसलिए क्या है, नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2 एंड PS1 व्हेन एक्साइटेड नॉट कम बैक, यानी इलेक्ट्रॉन जब PS2 और PS1 से एक्साइट होते हैं तो वो अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आते, कहीं और ही चले जाते हैं। When it is drawn on redox scale, redox scale यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो उसके स्केल पे जब हम इनको रखते हैं कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो जब हम उस पे रखते हैं तो यहाँ पे हमें Z शेप का एक ग्राफ देखने को मिल सकता है। ये सीन है, सीड नहीं है, ये सीन है, ठीक है, Z शेप सीन, इसलिए हम इसे Z स्कीम कहते हैं। क्या कहते हैं, Z स्कीम कहते हैं। अब ये मत सोचने लग जाना कुछ, देखो मैं बताता हूँ, कुछ बहुत तेज बुद्धि लगाते हैं और सोचते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो ऐसे हो रही है। भैया मूवमेंट ऐसे नहीं हो रही, ये हमने जो भी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स थे उन सबको लेके जब रिडॉक्स स्केल पे उनके पोटेंशियल को लेके उन्हें बनाया तो हमें ये Z जैसी स्ट्रक्चर मिली, ठीक है, इसीलिए Z स्कीम कह रहे हैं। अब इस नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नीट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, क्या है, PS2 ब्रेक करता है वाटर को किस फॉर्म में, ऑक्सीडाइज फॉर्म में, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फॉर्म में। वाटर ब्रेकडाउन इज ऑक्सीडेशन, वाटर का ब्रेकडाउन भी क्या है, ऑक्सीडेशन, मैंने बता ही दिया। व्हेन बोथ PS एक्टिव O2 NADPH एंड ATP फॉर्म, कैसे, देखो जब दोनों PS एक्टिव हुए तो PS2 ने किसको तोड़ा, PS2 ने तोड़ा पानी को, H2O को दिख रहा है ना, पानी को तोड़ा तो ऑक्सीजन बना, ठीक है।
NADPH कहाँ से बना? जब PS1 ने अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा और वो FAD से आगे पास हुआ तो वहां पे NADPH बना, ठीक है। और ATP कहाँ बनी? जब साइटोक्रोम B6F ने अपना इलेक्ट्रॉन पास करा प्लास्टोसाइनिन को तो ATP बनी, ठीक है। तो ये तीनों चीजें बनती हैं किसमें? नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं फोटोलाइसिस की। फोटोलाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। क्या मतलब होता है? ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। अच्छा, वाटर का ब्रेक डाउन कहाँ होता है? तो जो ल्यूमिनल साइड होती है ग्रेनल थाइलाकॉइड की है, ये क्या बता दिया आपने? तो मैंने बताया था ये होता है ग्रेनल थाइलाकॉइड, ऐसे। और ये जो अंदर कैविटी होती है इसी को बोलते हैं ल्यूमन। तो इस फोटोलाइसिस के लिए जो सिस्टम होता है, कह सकते हो कि जो चीज़ें होती हैं जो वाटर को तोड़ने में मदद करती हैं, जो एंजाइम होते हैं, वो यहाँ ल्यूमिनल साइड पे लगे हुए होते हैं। समझ आ गई पोजीशन? ल्यूमिनल साइड क्या है? ठीक है, इन ल्यूमिनल साइड ऑफ ग्रेनल थाइलाकॉइड एट PS2, यहाँ पे PS2 होगा, ठीक है, यहाँ PS1 होगा। तो PS2 के पास ऑक्सीजन इवॉल्विंग सिस्टम इज प्रेजेंट। दिस सिस्टम हैव Mn2+ एंड Cl नेगेटिव, क्योंकि इन्हीं का रोल होता है फोटोलाइसिस में। और जब मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ा होगा तो पढ़ा भी होगा, ठीक है, और नहीं पढ़ा होगा तो क्या ही बात है। तो हमने पढ़ लिया नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम पढ़ते हैं साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता क्या है और कैसे काम करता है? देखो, जब लाइट ज़्यादा होती है 680 नैनोमीटर से, जब लाइट ज़्यादा होती है 680 नैनोमीटर से, तब सिर्फ PS1 ही काम करता है। क्यों? क्योंकि PS1 का जो रिएक्शन सेंटर है वो P700 होता है, यानी 700 नैनोमीटर तक काम करता है। और जो फोटो सिस्टम 2 होता है वो P680 तक ही काम करता है। अब हम बोल रहे हैं कि लाइट 680 नैनोमीटर से ज़्यादा है, तो ये PS2 काम नहीं करेगा। कौन काम करेगा? PS1 काम करेगा। तो PS1 ही एक्टिव होगा। क्या होगा? PS1 ही एक्टिव होगा और वही अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्साइट करेगा, ठीक है। यहाँ पे PS1 ने अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दिया, समझना। PS2 यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट नहीं करेगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन भी नहीं देगा। तो यहाँ पे क्या होगा? PS1 इज नॉट गेटिंग एनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2, और इसी वजह से PS1 क्या हो जाएगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा तो फिर आगे की मैकेनिज्म कैसे होगी? तो इसीलिए ये जो प्रोसेस होता है यहाँ पे साइक्लिक हो जाता है। कैसे? देखते हैं, चलो। इन PS1 गिव इलेक्ट्रॉन टू NAD+, इट बिकम परमानेंटली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब देखो मैंने लिखा है इफ, अगर मान लो PS1 अपना इलेक्ट्रॉन जो है NAD+ को दे देता है तो वो परमानेंटली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे PS2 नहीं काम कर रहा, PS2 से इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। लेकिन क्या होता है कि जो FeS होता है, आयरन सल्फर प्रोटीन होता है, वो इसके इलेक्ट्रॉन को प्लास्टोक्विनोन को दे देता है। किसको दे देता है? प्लास्टोक्विनोन को दे देता है। अब होता क्या है? देखो भाई देखो, PS2 नॉन फंक्शनल है, लिख दिया। PS1 फंक्शनल है। PS1 ने अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा, आयरन सल्फर प्रोटीन ने पकड़ लिया। अब इसके पास 2 चांसेस है, या तो ये किसको दे दे? FD को दे दे, FD यानी फेरोडेक्सिन को दे दे, या फिर प्लास्टोक्विनोन को दे दे। अगर ये फेरोडेक्सिन को दे देता है तो यहाँ पे NADPH बनेगा। ध्यान से सुनना, NADPH बनेगा, लेकिन उसके बाद ये परमानेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस हो जाएगा, क्योंकि PS2 से तो इलेक्ट्रॉन आ नहीं रहा, और परमानेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस हो जाएगा, फिर ये दोबारा कभी एक्साइट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये मैकेनिज्म यहाँ नहीं होती है। फिर होता क्या है? यहाँ पे होता ये है कि आयरन सल्फर प्रोटीन इलेक्ट्रॉन को फेरोडेक्सिन को ना देकर, ध्यान से सुनना, फेरोडेक्सिन को ना देकर प्लास्टोक्विनोन को देता है। किसको देता है? प्लास्टोक्विनोन को देता है। और प्लास्टोक्विनोन फिर वही पाथवे अपनाता है, देता है साइटोक्रोम B6F को, और B6F देता है प्लास्टोसाइनिन को, और जब ये देता है तो यहाँ पे ATP बनती है, और प्लास्टोसाइनिन फिर से PS1 को दे देता है,
ठीक है, और फिर से ये एक्साइट करता है तो आयरन सल्फर प्रोटीन, फिर से प्लास्टोक्विनोन। तो यहाँ पे ये देखो एक साइकिल बन गई। अगर मैं इसको ए मानूं तो ये ए इलेक्ट्रॉन दे रहा है बी को, बी इलेक्ट्रॉन दे रहा है सी को, और सी से देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, ए पे आ रहा है, तो ये साइक्लिक हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अब हम क्या करते हैं, नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस देख लेते हैं, और उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है। नॉन साइक्लिक फ्लो में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे होती है, या कौन कौन से इसमें जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे पीएच इन्वॉल्व होता है, फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन। साइक्लिक में कौन इन्वॉल्व होता है, आयरन सल्फर प्रोटीन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F और प्लास्टोसाइनिन। यहाँ पे देखो फियोफाइटिन इन्वॉल्व नहीं है नॉन साइक्लिक में। ठीक है, यहाँ पे ATP बनती है, NADPH बनता है, ऑक्सीजन बनता है, लेकिन साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ ATP बनती है। क्यों? क्योंकि PS2 इनएक्टिव होता है। PS2 इनएक्टिव होता है तो वाटर को तोड़ता नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं बनता, और PS1 अपना इलेक्ट्रॉन जो देता है आयरन सल्फर प्रोटीन को, वो फेरोडेक्सिन को ना देके किसको देता है, फियोफाइटिन, तो NADPH भी नहीं बनता, तो सिर्फ ATP बनती है। ये मेजर डिफरेंस है, नीट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, पता होना चाहिए। नॉन साइक्लिक में PS2 PS1 दोनों ही मिलके काम करते हैं, साइक्लिक में सिर्फ PS1 काम करता है, इसीलिए साइक्लिक ही होता है। अकर ऑन ग्रेनल थाइलाकॉइड व्हेन लाइट इज लेस देन 680 नैनोमीटर। अब ये जो नॉन साइक्लिक प्रोसेस है ये ग्रेनल थाइलाकॉइड पे होता है जब लाइट 680 नैनोमीटर से कम हो, क्योंकि ग्रेनल थाइलाकॉइड पे दोनों पिगमेंट दोनों फोटो सिस्टम PS1 एंड PS2 प्रेजेंट होते हैं। लेकिन PS1 की बात करें तो ये किस पे होता है, ये भी ग्रेनल थाइलाकॉइड पे होता है। क्यों? क्योंकि PS1 तो है ही है। ठीक है, लेकिन कब होगा, जब लाइट 680 नैनोमीटर से ज़्यादा होगी, यहाँ पे जब 680 नैनोमीटर से कम होगी। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट, जो नॉन साइक्लिक होता है वो स्ट्रोमल लैमेले पे अब्सेंट होता है। स्ट्रोमल लैमेले पे जो हमारा नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो PS2 है, जो PS2 है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेनल थाइलाकॉइड पे प्रेजेंट होता है। स्ट्रोमल लैमेले पे जो PS2 है वो अब्सेंट होता है, इसीलिए नॉन साइक्लिक में जो, या ये कह दो कि स्ट्रोमल लैमेले पे नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। यहाँ पे साइक्लिक कहाँ हो सकता, स्ट्रोमल लैमेले पे भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि PS1 प्रेजेंट है। ठीक है, सो आज के वीडियो में इतना ही। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वन शॉट का, उसमें हम फॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे और इसके आगे के टॉपिक कवर करेंगे।